हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का क्लास हम लोग 100 मार्क्स हिंदी का देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो यह क्लास देख रहे हैं वह रूटीन वाइज देखते हैं। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि सोमवार को फिजिक्स की क्लास, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और गुरुवार के दिन 100 मार्क्स हिंदी, जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के लिए समान है। और ध्यान देंगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये दिन हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी ये सभी विषय का बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए आप लोग रूटीन वाइज जरूर लाइव क्लास से जुड़ें। सोमवार से गुरुवार तक साइंस वाले बच्चे, गुरुवार से लेकर रविवार तक आर्ट्स वाले बच्चे जुड़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज देख रहे हैं 100 मार्क्स हिंदी, जिसमें हिंदी का पार्ट 12 है। आज का क्लास हिंदी का पार्ट 12 है, क्योंकि हम लोग जो क्लास देख रहे हैं कुछ समय से देख रहे हैं, इसलिए आज का क्लास पार्ट 12 है 100 मार्क्स हिंदी का, जिसमें हम लोग पद पाठ का सेकंड चैप्टर पद, जिसके लेखक हैं सूरदास, इनसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ध्यान देंगे पद पाठ 2 गो हैं, याद रखेंगे, एक के लेखक सूरदास और दूसरा के तुलसीदास। आज हम लोग सूरदास जी के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और अपना उत्तर जरूर देंगे। तो कहता है क्वेश्चन, सूर 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 तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खगोत्सम जहां तक करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? एक बार फिर से सुनेंगे। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खगोत्सम जहां तक करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, केशवदास जी को या जायसी जी को? सभी लोग अपना उत्तर देंगे, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जुड़कर हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दें। तो सभी लोग बताएंगे कि इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं वह पद है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। और हम लोग गद्यखंड और पदखंड, गद्यखंड के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग पदखंड से चल रहे हैं, जिसका आज दूसरा अध्याय है पद, जिसके लेखक सूरदास है। तो बताएंगे सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खगोत्सम जहां तक करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें के 4 से 5 क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे उस चैप्टर के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आप जरूर याद रखेंगे। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1477, 1478, 1479 या 1480? ध्यान देंगे जो बगल में लिखा हुआ अनुमानित, अर्थात अनुमान के, ध्यान देंगे परफेक्ट नहीं, एक्चुअल नहीं है, अनुमानित, अनुमान के अनुसार
तो बताएंगे कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। सभी के सभी अनुमानित है, ठीक है, अनुमान के अनुसार ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो बताएंगे कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए सभी लोग उत्तर देंगे कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। यह अनुमानित है, अनुमानित लगाया गया है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरदास का निधन कब हुआ था। सूरदास का निधन कब हुआ था, अर्थात मृत्यु कब हुआ था। 1581, 1582, 1583 या 1584। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि सूरदास का निधन कब हुआ था। आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो पद चैप्टर देख रहे हैं जिसके लेखक सूरदास है। अगले दिन हम लोग पद चैप्टर से ही बाकी जिसके लेखक तुलसीदास होंगे उनसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ सूरदास से डिस्कशन करेंगे। तो सूरदास का निधन कब हुआ था, अपना उत्तर जरूर दें, प्रयास करें, इससे मत डरें कि गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा, मगर प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे सूरदास का निधन कब हुआ था। तो सूरदास का निधन 1583 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। देखा दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था 4 से 5 क्वेश्चन आपको सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताएंगे कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम, या पंजाब के निकट सीटी नामक ग्राम, हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम, या दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम। सभी लोग बताएंगे कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास से और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें क्योंकि आप लोगों के लिए डेली दोपहर 12 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं, इसलिए आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए से बताएंगे सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। याद रखेंगे दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, कह रहा है कछुक खात कछु धरानी, कछुक खात कछु धरानी गिरावत खाली स्थान निरकथी नंद रनिया। कछुक खात कछु धरनी गिरावत निरखती नंद रनिया। इसमें जो खाली स्थान है उसको भरे, क्या भराएगा इस खाली स्थान के जगह पर। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत अर्थात जमीन पर गिरावत, निरखत नंद रनिया। तो बताएंगे कि इस खाली स्थान में क्या भराएगा, सुंदरता, रूप, छवि या शकल। तो एक बात बता दें दोस्तों, यह जो पंक्ति है इसका अर्थ अगर जानेंगे बहुत वही बढ़िया लगेगा। कहा जा रहा है कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया, अर्थात इस पदांश में सूरदास जी नन्हे कृष्ण द्वारा नंद की गोद में बैठकर भोजन करने के दृश्य का वात्सल्यपूरित चित्रण करते हैं। ध्यान देंगे, इस जो पद है इस पद में सूरदास जी नन्हे कृष्ण द्वारा नंद की गोद में बैठकर भोजन करने के दृश्य का वात्सल्यपूरित चित्रण करते हैं। अपने नन्हे हाथों से बालक कृष्ण कुछ भोजन उठाकर मुंह में रखते हैं तो कुछ भोजन स्वभावतः नीचे गिर जाता है। जाहिर सी बात है, छोटा सा बालक है, वे अपने हाथों से कुछ भोजन को उठाकर अपने मुंह में डालते हैं तो कुछ भोजन स्वभावतः नीचे गिर जाता है। इस बाल सुलभ सुंदर क्रियाकलाप को देखकर नंद की रानी यानी माँ यशोदा मुदित होकर देखने लगती है, अर्थात कृष्ण की यह बाल चेष्टा उन्हें अत्यंत प्रफुल्लित
कर देता है। तो ध्यान देंगे, इस जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में क्या भराएगा? तो छवि भराएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कछुक खात कछुक धर्न गिरावत निरखती नंद रनिया, अर्थात छवि निरखती नंद रनिया, अर्थात माँ यशोदा उनकी छवि ही निरख रही है। तो इस पंक्ति जो खाली स्थान है इसमें क्या भराएगा? छवि। ऑप्शन सी, याद रखेंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ही मधुर बात है। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, अर्थात नीचे गिरावत, खाली स्थान निरखती नंदरानिया, क्या निरखती है? नंदरानी, तो छवि, उनकी छवि निरखती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत ही मजेदार यह चैप्टर है, पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करेंगे और दोस्तों पे शेयर करेंगे। कहा जा रहा है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, उपयुक्त सभी। सभी लोग बताएंगे कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे सूरदास की अभिरुचि पर्यटन अर्थात घूमने में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में, ये सभी में अभिरुचि थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सूरदास की अभिरुचि ये सभी काम में थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग 100 मार्क्स हिंदी का पार्ट 12 देख रहे हैं, जिसमें पदपाठ का चैप्टर 2 पद, जिसके लेखक सूरदास हैं, उनसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद विठलनाथ। सभी लोग बताएंगे कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्या महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, या महाप्रभु रामानंदाचार्य, या रामानंद, या विठलनाथ? बताएंगे अपना उत्तर कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो याद रखेंगे सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग उत्तर जरूर दें और अंत में हमें जरूर बताएं कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। इस तरह से आप लोग उत्तर देंगे तो आप लोगों का यह क्लास एक लैब टेस्ट की तरह हो जाएगा, इसलिए आप लोग उत्तर जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, या मृदुल, विनम्र, निरभिमानी, भावुक थे, या अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा, या उपयुक्त सभी? ध्यान से सुनेंगे ऑप्शन को। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, या मृदुल, विनम्र, निराभिमानी, भावुक थे, या अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे, या उपयुक्त सभी? कैसा व्यक्तित्व के थे सूरदास जी? सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग प्रयास करेंगे उत्तर देने का। तो याद रखेंगे सूरदास का व्यक्तित्व जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रहे, मृदुल, विनम्र, निरभिमानी, भावुक, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा, ये सभी थे उनमें। तो इसलिए सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। याद रखेंगे सूरदास का व्यक्तित्व ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। सूरदास के लिखे गए कृति का नाम क्या क्या है? सुरसागर, राधा रसकेली, सुरसावली, या साहित्य लहरी, उपयुक्त सभी? सभी लोग बताएंगे कि सूरदास की कृति कौन कौन है। तो याद रखेंगे सूरदास की कृति सुरसागर, राधा रसकेली, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की कृति हैं।
तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग डेली दोपहर 12 बजे इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करते हैं, इसलिए आप लोग डेली दोपहर 12 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दीज। बताएंगे कि सूरदास किस काल के कवि थे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे सूरदास मिडाइवल मध्यकाल के कवि थे। याद रखेंगे सूरदास मध्यकाल के कवि थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? कोमलता, ललित, माधुर्य या उपयुक्त सभी? सभी लोग बताएं कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? कोमलता थी, ललित थी, माधुर्य या उपयुक्त सभी? कैसी थी ब्रज भाषा की विशेषता? तो याद रखेंगे ब्रज भाषा की विशेषता सभी थी, कोमलता भी थी, लालित्य भी थी, मधुर भी थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार या उपयुक्त सभी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, उपयुक्त सभी। अपना उत्तर जरूर देंगे कि सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं। तो याद रखेंगे सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, ये सभी हैं। तो इसलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। आप लोगों को यह क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ आज के क्लास में ये भी लिखें। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? जो हम लोग यह पाठ देख रहे हैं जिसका शीर्षक है पद, तो सूरदास के यह जो शीर्षक चैप्टर है पद या किस पुस्तक से लिए गए? सूरसागर से, साहित्य लहरी से, राधा रस केली से या सरसरावली से? सभी लोग बताएंगे जो यह पाठ पद है या किस पुस्तक से लिए गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे सूरदास के यह जो चैप्टर है पद या सूरसागर पुस्तक से लिए गए हैं। किस पुस्तक से? सूरसागर से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाली जगह को भरना है, ठीक है, बढ़िया से देखेंगे। सूरदास अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो खाली स्थान हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। क्या? सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो खाली स्थान हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते। क्या? छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र या रूपक शास्त्र? सभी लोग बताएंगे कि जब सूरदास अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो क्या हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं? तो याद रखेंगे अलंकार शास्त्र। ऐसा लगता है कि मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा? अलंकार शास्त्र, ऑप्शन बी। और इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास से, विशाल लोक ज्ञान से या उपयुक्त सभी? सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की है? सभी लोग बताएंगे। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना उत्तर जरूर देंगे।
आज हम लोग 100 मार्क्स हिंदी का पार्ट 12 देख रहे हैं, जिसमें पद पाठ के चैप्टर 2 पद, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। तो बताएंगे कि सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की। तो याद रखेंगे, सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की। तो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत की विशाद ज्ञान एवं अभ्यास से, विशाल लोक ज्ञान से। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। और जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।